डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटि। किसी कण की संपूर्ण अवस्था या विन्यास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशि, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्र कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एक कण जो सीधी रेखा में गति कर रहा हो, जैसे चींटी एक सीधे तार पर गति करती है, तो किसी क्षण उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए केवल एक निर्देशांक जैसे x की आवश्यकता होती है। इसलिए कण के स्वतंत्र कोटि 1 कहलाती है। यदि कण द्विविमीय तल में है तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए xy की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर कोटि 2 कहलाएगी। और जब कोई कण 3 डायमेंशनल स्पेस में गति करता है तो उसको मालूम करने के लिए अपने को 3 स्वतंत्र कोटि की जरूरत होगी। एक परमाणु हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन गैस के अणु में केवल एक परमाणु होने के कारण यह केवल स्थानांतरित गति करते हैं। अन्य प्रकार की गति जैसे घूर्णन से इनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। इसकी स्थानांतरित गति को 3 परस्पर लंबवत अक्षों के समांतर वियोजित कर सकते हैं। एक परमाणु अणु की गतिज ऊर्जा उसके 3 स्थानांतरण वेग घटकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए एक परमाणु अणु की स्थानांतरण गति का केवल 3 स्वतंत्र कोटि होती है। अणु ज्यामितीय बिंदु नहीं है, परंतु वे परिमित आकार के होते हैं। इनमें जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान भी होता है, इसलिए उसमें स्थानांतरण ऊर्जा के साथ घूर्णन ऊर्जा भी हो सकती है। अन्य अणुओं और दीवार से यादृच्छिक संघट के कारण उनमें घूर्णन गति उत्पन्न होती है। चूँकि घूर्णी अणु के कोणीय वेग सदिश के तीनों निर्देशीय अक्षों में के अनुदिश घटक हो सकते हैं, इसलिए अणु के लिए अपेक्षित है कि उसकी 3 घूर्णी स्वतंत्र की कोटि हो, यानी एक पिंड के लिए कुल 6 स्वतंत्र की कोटि संभव होगी। किंतु अणु की संरचना पूर्ण दृढ़ नहीं होती है। परिणामस्वरूप में दोलन या कंपन भी हो सकता है, तो उसकी कुछ और स्वतंत्र की कोटि होगी। तो एक द्विपरमाणु अणु की संरचना डंबल आकृति की मानी जाती है। इस संरचना में परमाणु को मिलाने वाली अक्ष के प्रति निकाय का जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के लंबवत अन्य 2 अक्षों के प्रति जड़त्व आघूर्ण के सापेक्ष नगण्य होता है। द्विपरमाणु अणु का प्रभावी रूप से 2 घूर्णी स्वतंत्र कोटि होती है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र को स्थानांतरित गति के कारण 3 स्वतंत्र कोटि होती है। इस प्रकार यदि द्विपरमाणु अणु में कंपन उत्तेजित न हो, जैसा कि सामान्य ताप पर होता है, उसकी कुल 5 स्वतंत्र कोटि होती है। यदि परमाणु बंधन पूर्ण दृढ़ नहीं है तो उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कंपन भी होता है वहाँ पर, तो कंपन ऊर्जा अंशतः गतिज स्थितिज दोनों हो सकती है। और परमाणु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वेग और उनके मध्य अंतराल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसलिए द्विपरमाणु अणु के कंपन से संबद्ध 2 स्वतंत्र कोटि होगी। इस प्रकार द्विपरमाणु अणु के लिए कुल 7 स्वतंत्र कोटि की अपेक्षा की जा सकती है। 3 स्थानांतरण, 2 घूर्णन, 2 कंपन वाली। बहुपरमाणु अणु जैसे H2O, NH3, CH4 आदि में 3 से अधिक परमाणु होने के कारण आकाश में स्थानांतरित गति होने के साथ साथ तीनों अक्षों के परित घूर्णन गति भी होती है। ऐसे अणु की सामान्य ताप पर 3 स्थानांतरित, 3 घूर्णन और कुल 6 स्वतंत्र कोटि दी जाती है। उच्च ताप पर इन अणुओं पर परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष कंपन भी कर सकते हैं और इनकी स्वतंत्र कोटि की संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। अब पढ़ते हैं अपन ऊर्जा के विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इस नियम के डेवलपमेंट सबसे पहले मैक्सवेल ने किया। इसके अनुसार उन सब स्वतंत्र की कोटि से जिनके लिए ऊर्जा स्वतंत्र की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है, औसतन समान मात्रा में ऊर्जा संबद्ध होती है। यदि सभी स्वतंत्र कोटियाँ इसी प्रकृति की है तो कुल ऊर्जा उनमें समान परिमाण में बटी होती है। जब किसी स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाली चर की द्विघाती फलन होती है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का माध्यमान हाफ kT होगा, जहाँ k बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो ऊर्जा के समविभाजन के सिद्धांत की व्यापक व्युत्पत्ति के लिए ऊष्मीय अवस्था में ऐसे गति की निकाय पर विचार करते हैं जिसमें एब निर्देशांक को Q1 Q2 इस तरह QF तक और मोमेंटम P1 P2 PF तक। इस प्रकार से यहाँ पर निकाय की जो ऊर्जा E इन चरों का फलन होगी। इन ऊर्जा फलन को निम्न रूप में भी कह सकते हैं अपन, E EI प्लस E डैश। EI केवल एक विशिष्ट संवेग निर्देशांक PI का फलन है और E डैश PI के अतिरिक्त अन्य सब निर्देशांकों का फलन है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जो EI बार है केवल एक निर्देशांक PI से संबद्ध ऊर्जा EI का मध्यमान इस फॉर्मूले से दे सकते हैं अपन। EI बार इज इक्वल टू C इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई EI dQ1 dQ स्क्वायर dQ सभी के साथ डिफरेंशियल और डिनोमिनेटर के अंदर C इंटीग्रल e रेज़ टू पावर बीटा ई, यानी E I का एवरेज है ये।
तो ये फॉर्मूला अपने को इस प्रकार मिल जाता है। चूँकि ई आई केवल पी आई का फलन होता है, इसलिए ई डैश पी आई के अतिरिक्त अन्य सब चरों का फलन होगा। अंश और दोनों में दूसरे समाकलन में समाकलन पी आई के अतिरिक्त अन्य सब चरों के लिए है, तो ई आई बार का फॉर्मूला ये हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई इक्वल टू होता है ई आई ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई, तो उपरोक्त फॉर्मूला है जो 4 है वो इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ई आई बार इक्वल टू दिस, या ये मिल जाएगा अपने को माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा लॉग ऑफ इंटीग्रल इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई। क्योंकि डेल्टा बाई डेल्टा बीटा लॉग एक्स की वैल्यू होती है 1/x डेल्टा बाई डेल्टा बीटा एक्स के रूप में, तो संवेग का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक संभव है। विशेष अवस्था के रूप में ई आई को गतिज ऊर्जा माने तो यही पी आई स्क्वायर होता है, तो ये मान यह यूज़ कर लें तो अपने को फॉर्मूले ये इस प्रकार मिल जाता है। 7 नंबर का फॉर्मूला जो कि 1/2 बीटा के बराबर है, क्योंकि समाकलन बीटा पर डिपेंड नहीं है, इसलिए और बीटा इक्वल 1/KT होता है, इसलिए ई आई इक्वल टू हाफ के टी। इस प्रकार केवल एक निर्देशांक पी आई यानी एक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध मात्र ऊर्जा हाफ के टी होती है। इस प्रकार का परिणाम पी आई के स्थान पर क्यू आई लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एवरेज एनर्जी हाफ के टी दी जाती है।